हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रेनिंग चैप्टर का। हमने टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जो हम ट्रेनिंग के मेथड यूज़ करते हैं वो कर रखा था। तो उसके मैंने 4 पॉइंट्स करा दिए थे। आज हम 5th पॉइंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर उससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो है इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड। इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड का मतलब है कि इस मेथड के अंदर क्या होती है कि जितनी भी बिजनेस की प्रॉब्लम्स होती है वो एक तरीके से एक सारी बास्केट में रख दी जाती हैं, और सेम ही वो प्रॉब्लम्स किसको दी जाती हैं, ट्रेनीज को दी जाती हैं। उनको पूरी की पूरी डिटेल दी जाती है प्रॉब्लम की, और इनसे बोला जाता है कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, और उनको एक टाइम लिमिट दी जाती है कि ये प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो उनको जो प्रॉब्लम दी गई है, उनको बोला कि आपको इस प्रॉब्लम को 1.5 एंड में करना है, या आपको मतलब एक तरीके से जैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं ना कि टाइम पीरियड गिवन होता है, इसी तरह से उनको प्रॉब्लम के लिए टाइम पीरियड दिया जाता है। और इस स्किल को यूज वो जो है अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, और उनके बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है फाइंड आउट करते हैं। उन प्रॉब्लम्स के कौन फाइंड आउट करेगा? ट्रेनी करेगा, क्योंकि ट्रेनी को ये एक तरीके से टास्क दिया जाता है। फिर बोला है इस मेथड में जो भी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्चुअल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो पता चल सके कि कितनी डिसीजन मेकिंग उनकी कैपेसिटी है, कितनी जल्दी से वो डिसीजन ले सकते हैं, और कितना इफेक्टिव डिसीजन उस टाइम पीरियड में वो लेंगे। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि जो ट्रेनी अपनी जो रिपोर्ट है, जो एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं उसकी रिपोर्ट एक प्रिपेयर करते हैं। फिर वो रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट कराई जाती है, और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स वो लोग देते हैं, तो उनकी रिपोर्ट को वो चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि किसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पर है। और इसका मेन मेरिट ये होता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दिया जाता है। उसके बाद ये जो है मेंटल एबिलिटी जो है ट्रेनी की वो भी डेवलप करती है, और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी रिफाइंड करती है। इस मेथड की वजह से कोई भी ट्रेनी आसानी से अपना जो टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन में डाल सकता है, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड के अंदर ही उसको करना है। तो वो अपना जो टाइम पीरियड है किस में डाल रहे हैं? बेस्ट यूटिलाइजेशन में, बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालने में। तो वो वहाँ पर मेरिट बन जाता है ये इस चीज़ का। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है, मीन्स नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंसिडेंट मेथड। इंसिडेंट मेथड वो मेथड होता है जहाँ पर एक स्पेशल इंसिडेंट क्रिएट किया जाता है, और उनको ट्रेनीज को सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, सफिशिएंट डिटेल्स दी जाती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी उस इंसिडेंट्स के ऊपर स्टडी करने के लिए। और उसके बाद ट्रेनी जो है वो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन लेकर आते हैं ट्रेनी, जो प्रॉब्लम उन्होंने दी थी। और फिर उनसे ये देखा जाता है कि इनकी कितनी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हुई है। और साथ ही साथ बिसाइड्स ट्रेनीज ऑल्सो गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़। यहाँ पर जो है ट्रेनीज को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है रोल प्लेइंग मैथड। अब सभी जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट तरह का काम होता है। तो क्या किया जाता है, जितने भी डिफरेंट ट्रेनीज होते हैं उनको डिफरेंट तरह के रोल दिए जाते हैं। जैसे मान लो एक ट्रेनी को क्या कहा गया कि आप पहले क्लर्क की तरह काम करो, फिर फॉरमैन की तरह काम करो, फिर मैनेजर की तरह काम करो, यानी उनको डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मेन मोटिव ये होता है कि जो भी ट्रेनीज हैं उनको डिफरेंट लेवल पर काम आ जाए। ठीक है, जैसे कि सोसाइटी में हर एक पर्सन अपना अलग डिफरेंट रोल प्ले करता है, फादर, मदर, सोसाइटी की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, प्ले करता है ना डिफरेंट रोल्स। इसी तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में उनको डिफरेंट रोल्स प्ले करने को कहा जाता है। इनसे ये होता है, मेरिट तो ये है कि ओवरऑल जो है ट्रेनी की डेवलपमेंट होती है, उसकी नॉलेज जो है ओवरऑल बढ़ जाती है। लेकिन डीमेरिट ये है कि उस रोल को करने के लिए जो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं वो एक तरह से पूरा रियल एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर पाते। दूसरी बात, ट्रेनी को थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है,
तो थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में वो पूरी तरह से एक चीज़ में एफिशिएंट नहीं हो पाता, और उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है अलग अलग स्टेज को कंप्लीट करना, क्योंकि जिस फील्ड में वो कर सकता है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ का प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन का काम बहुत अच्छे से संभाल सकता है। अब उसको सेल्स का काम दे दिया जाए या उसको एचआर का काम दे दिया जाए, एचआर मैनेजर का, तो वो थोड़ा सा नहीं कर पाता, ठीक है, पूरा एफिशिएंसी काम भी नहीं हो पाता, और उसका थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं हार्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस गेम्स मेथड। ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है आजकल के टाइम पर, और इस मेथड के अंदर जो डिफरेंट बिजनेस हैं और जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं डिफरेंट मैनेजमेंट में, ये वाला जो मेथड है ये यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये मेथड ऐसा मेथड है जहाँ पर आपकी जितनी भी फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब की प्रॉब्लम्स को वो साथ में लेकर आते हैं, और जो भी उनके फेवर में होता है या अगेंस्ट में होता है इस तरह से चेक किया जाता है। पहले तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर एक टीम बनाई जाती है, जो टीम उसके फेवर में होगी। कोई एक प्रॉब्लम दी गई या किसी एक कंपटीटर का कोई इन्होंने एक प्रॉब्लम दी या बिजनेस की कोई ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड कर दी, तो उसके फेवर में जो है वो एक साइड खड़ा हो जाएगा, उसके जो अगेंस्ट है वो एक साइड खड़ा हो जाएगा, और फिर वो लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। और जो भी फाइनेंस डिसीजन होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है वो कौन देता है, बाद में वो सारे चेकआउट करते हैं, फिर बाद में जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगता है उसमें से उन फैक्ट्स को सबमिट कराते हैं पहले ट्रेनीज, फिर उनमें से जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगता है उसको वो डिक्लेयर कर देते हैं कि यही बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, इसी का यूज़ किया जाएगा, जो सॉल्यूशंस उन्होंने निकाले हैं उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। फिर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट टू गिव द बेस्ट डिसीजन each team applies its mind to the optimum capacity. This adds to the ability of take decisions. अब यहाँ पर उनकी एबिलिटी बढ़ जाती है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं, बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं, और उनको ये भी पता चल सकता है कि हमारी वीकनेस कहाँ पर है, हम कहाँ पर रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होती है। केस स्टडी, यहाँ पर भी यही है, सारे मेथड्स में मेनली बात एक ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। केस स्टडी में क्या है, एक पूरी की पूरी केस स्टडी उनको दी जाती है और पूरी डिटेल दी जाती है उस केस स्टडी की, उस केस की। यहाँ पर जो है इसको दो तरीके से यूज़ किया जाता है। डिफरेंट ट्रेनीज आर गिवन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, या तो डिफरेंट ट्रेनीज को डिफरेंट प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, या ट्रेनीज आर फॉर्म्ड इनटू ग्रुप्स, या जो ट्रेनीज हैं उनको ग्रुप्स में बना दिया जाएगा और उनको एक प्रॉब्लम दी जाएगी। मान लो 4 ग्रुप बन गए, 4 ग्रुपों को अलग अलग एक एक प्रॉब्लम दे दी गई, तो वो जो ग्रुप है, ग्रुप में मान लो 10 मेंबर्स हैं, तो वो 10 के 10 मेंबर एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, ठीक है। जैसे ही उनको केस मिल जाता है वो उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, उसके बाद वो कुछ ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं और अपना पूरा बेस्ट देते हैं कि किस तरह से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और इसका मेन एडवांटेज ये हो जाता है कि जो भी पर्सनल स्किल्स होती हैं और जो कैपेसिटी होती है ट्रेनी की वो बढ़ जाती है, और उसको उसकी वीकनेस के बारे में भी पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज और है कि एक्चुअल सिचुएशंस ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, जो भी केसेस होते हैं वो एक्चुअल सिचुएशंस के साथ होते हैं, ठीक है। दस अ ट्रेनी इज फैमिलराइज्ड विद द प्रॉब्लम्स, ट्रेनी को जो है अपनी प्रॉब्लम्स के जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने दी हैं एक्चुअल सिचुएशंस की, उन बिजनेस वर्ल्ड के एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में उसको पता होता है, तो वो जो आगे है इन चीज़ों में एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन जाता है। उसके बाद है प्रोग्राम्स ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशंस। अब आजकल के टाइम पर बहुत सारे जो फील्ड्स हैं, मैनेजमेंट के फील्ड्स हैं, उन्होंने अपनी डिफरेंट एसोसिएशन सेटअप करी हैं, और इससे क्या होता है कि जो एसोसिएशंस हैं ये मेंबर्स को अपने पास रखती हैं और इनकी जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं या चेंजेस जो भी हो रहे हैं उनको टाइम टू टाइम बताती हैं ये फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट। और क्या करती हैं, ये जो है बड़े बड़े प्रोग्राम्स को अरेंज करती हैं कुछ टाइम गैप के बाद, और जो मैनेजर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में उनको इनवाइट किया जाता है इन प्रोग्राम्स में, और एक्सपर्ट्स जो हैं वो सेमिनार मेथड यूज़ करते हैं, उनको पूरा एक सेमिनार दिया जाता है कि लेटेस्ट मेथड आया है मार्केट में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, उनको वो बातें सिखाई जाती हैं। चाहे वो इंडिविजुअली भी सिखा सकता है कोई पर्सन, या ग्रुप ऑफ मेंबर भी सिखा सकते हैं। व्यूज़ जो हैं एक्सचेंज किए जाते हैं इंडिविजुअल भी और कलेक्टिवली भी। वहाँ पर जो मेंबर्स बैठे हैं और जो एक्सपर्ट सिखा रहा है उनके बीच में भी जो व्यूज़ हैं
वो इंडिविजुअल पर्सन के साथ भी एक्सचेंज किए जा सकते हैं और कलेक्टिव भी एक्सचेंज किए जा सकते हैं। इसके मेन एडवांटेज ये होते हैं कि जो नॉलेज है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जाती है मैनेजर्स वगैरह को, और डीमेरिट ये है कि यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटीज़ में लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पर्सन पहुँच सके, तो लिमिटेड पर्सन्स ही वहाँ पर पहुँच पाते हैं, तो पूरा का पूरा बेनिफिट इसके नहीं उठा पाते हैं कई मेंबर्स, तो इस वजह से यहाँ पर ये डीमेरिट बन जाता है। अब यहाँ पर जो है ओवरऑल मेरिट्स दे रखे हैं ट्रेनिंग के। तो पहला है इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयज़ का मोराल बढ़ाता है, कि जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज़ जो हैं अब ट्रेनिंग लेंगे तो उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनको पता है कि मैं तो एक ट्रेंड पर्सन हूँ, तो मुझे जल्दी से जॉब के लिए निकाला नहीं जाएगा, और उनकी सैलरी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देते हैं। मोटिवेटेड वर्कर्स, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और इसकी वजह से डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ वर्कर्स टाइम, वर्कर्स के टाइम का इफेक्टिव यूज़ हो जाता है और एफिशिएंट यूज़ हो जाता है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय जो हैं उनका पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होता है, उनको नंबर ऑफ़ आइडियाज़ चाहिए होते हैं। आजकल के टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो एम्प्लॉयज़ के नंबर ऑफ़ आइडियाज़ भी ज़रूरी हैं। रिकमेंडेशंस लेते हैं, सजेशन लेते हैं, एम्प्लॉय को भी आजकल पार्टिसिपेट किया जाता है, क्योंकि उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये माना जाता है कि एम्प्लॉयज़ भी कहीं ना कहीं अपने अंदर बेस्ट लेकर घूम रहे हैं। वो क्या पता हमें बहुत अच्छे से कुछ अच्छा सजेशन दे दें या कुछ अच्छा रिकमेंड कर दें। फिर है लोअरिंग एम्प्लॉयज़ टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी, उनको पता है कि मेथड पे किस तरह से अच्छे से काम करना है, तो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो भी कम हो जाता है और एब्सेंट भी एम्प्लॉय कम होता है। वरना अगर उनको काम ही नहीं आता, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो क्या करेंगे? छुट्टी मार लेंगे या जो है ऑर्गेनाइजेशन को ही छोड़कर चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये कम हो जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या हो जाता है कि यहाँ पर हायर प्रोडक्टिविटी होती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट है इनहांस गुडविल। अब जब मैनेजर्स जो है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, कंपनी की इमेज कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि मैनेजर्स को या जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं उनको एक गुड प्लेस मिल जाता है काम करने का, और कंपनी जो है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को ऑफर करती है, जो बाहर का न्यू फ्रेश टैलेंट है उनको भी ऑफर करती है न्यू जॉब्स। और कंपनी जो है कंपनी डेट वैल्यूज एम्प्लॉयज़, जो भी कंपनी एम्प्लॉय पर वैल्यू करती है, यानी कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ मानती है, तो वहाँ पर और एम्प्लॉयज़ भी अट्रैक्ट होते हैं आने के लिए। अ कंपनी डेट नर्चर्स इट्स एम्प्लॉयज़, कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखती है। फिर नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ पूल। अब ये जो सारे फैक्टर्स अभी हमने करे, अभी वाले सारे फैक्टर्स करे थे ना, ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, जो भी पर्सन्स हैं, अदर पर्सन्स हैं, अदर एम्प्लॉयज़ हैं दूसरी कंपनी के, उनको भी अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत बड़ा एक पूल बन जाएगा। ट्रेनिंग क्रिएट्स अ पूल ऑफ क्रॉस ट्रेंड एम्प्लॉयज़ विच कैन ब्रिज गैप्स when someone unexpectedly leaves the company or if they accept a transfer or a promotion। अब एकदम से कोई एम्प्लॉय छोड़कर चला गया, तो वहाँ पर फटाफट से दूसरा एम्प्लॉय आने की कोशिश करेगा कि ये कंपनी तो भाई बहुत अच्छी है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा प्लेस देती है काम करने का, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराती है, तो मैं तो इसी कंपनी में जाऊँगा। तो यहाँ क्या होता है, फटाफट से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस आसानी से हो जाता है कंपनी का। फिर नेक्स्ट है लेस सुपरविजन। अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पता है कैसे काम करना है, तो यहाँ पर डिटेल में उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सुपरवाइज़र का जो खर्चा होता है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, और सुपरविजन का काम भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और मैनेजमेंट जो है उनको पूरा का पूरा फ्री टाइम मिल जाता है अदर डिसीजंस को लेने का। ईजी टू इम्प्लीमेंट चेंज, यहाँ पर जो है आसानी से चेंज करना इम्प्लीमेंट हो जाता है, इम्प्लीमेंट करना, जो चेंज आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, उन चैलेंजेस, जो भी नए चैलेंज आएंगे या जो भी नई टेक्निक आएगी उसको सीखने के लिए वो वैसे भी मोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नई टेक्निक को सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ही एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो वो जो है कोई भी अगर चेंज आ रहा है तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
पहले क्या होता था कि अगर एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करते थे या ट्रेनिंग करते भी थे तो एम्प्लॉयज़ मना कर देते थे कि हम लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे, हम तो पुरानी टेक्निक्स पर काम करेंगे। लेकिन आजकल जब उनको मोटिवेट किया जाता है, थ्रू इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव या फाइनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू उनको मोटिवेट करते हैं, तो उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चेंज को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और फ्यूचर के जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको वो अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो आज यहाँ पर जो है ट्रेनिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।